हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी कौन दिशा से उठे है बदरा। वह अहीरों की बहू थी। गांव में उसे सभी जानते। जब लाला की बगिया में नीम पर मोटे मोटे रस्सों से झूला पड़ता, उसी दिन से उसकी सास चिल्लाने लगती, देखूं तो कैसे जाती है झूला झूलने, टांग तोड़कर धर दूंगी। और शाम को जब लाला की बिटिया दूध लेने आती तो रमदैया घूंघट उठाकर धीरे से पूछती, आज झूला पड़ गया बिट्टी, अम्मा सो कहियो बड़ो पटरा बंदबा में। पर बिट्टी को कुछ और याद आ जाता। चिल्ला कर कहती, कल तूने दूध में पानी क्यों मिलाया था भौजी? आज तो और ज्यादा मिलाऊंगी। रमदैया इतराती, जानती हो बिट्टी, पानी मिला दूध पीने से गोरा दूल्हा मिलता है। चल बड़ी आई बन के। बिट्टी बिगड़ती। रमदैया को बिट्टी का बिगड़ना खींचना बड़ा भला लगता। चट दूध का फेना उठाकर बिट्टी के गाल पर मल देती और इतनी जोर से चुटकी काटती कि गाल लाल हो जाता। बिट्टी रोने लगती। सास का कर्कश स्वर सुनाई पड़ता, क्या है री, बहुत इतरावे हैं। बिट्टी रोती रोती चली जाती। रमदैया का मन होता झट से बिट्टी को गोद में उठा ले। कैसे छोटे छोटे पैर हैं, हाथ तो देखो कैसे नरम नरम। रमदैया को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तीजों के दिन रमदैया की सास के सारे प्रपंच व्यर्थ जाते। लाला की माँ उसकी सास से आकर सिफारिश करती, भेज दे ग्वालिन, बहुएं बार बार बुलाती हैं, घड़ी दो घड़ी यह भी झूल लेगी। बस फिर क्या, रमदैया की बगीचे में पहुंचने भर की देर होती। सारी बगिया उसकी ऊंची आवाज से गूंज उठती, कौन दिशा से उठे है बदरा, कौन दिशा को जाए। बिट्टी की माँ डर के मारे चीख चीख पड़ती, पर रमदैया पेंग बढ़ाना बंद न करती। लाल खूनी रंग की धोती उड़ उड़ कर उसकी सुडौल टांगों को खोल देती। दांतों में दबा घूंघट बार बार उलट जाता। गांव के नौजवान बहुत दूर से खड़े खड़े आंखों की प्यास बुझाते। लाला की बगिया के भीतर कदम रखें तो हड्डी पसली बराबर हो जाए। बिट्टी की माँ और रमदैया हम उम्र ही होंगी। दोनों की खूब पटती। बड़े बूढ़ों के सामने हंसती खेलती रहती और अकेले में अपने अपने मन की दुख सुख की बातें करती। रमदैया का रूप, रंग, उम्र और उठान देखकर बिट्टी की माँ का जी कचोटता। पूछती, तेरा देवर कितने बरस का होगा? यही 13-14 का। और तू? बिट्टी की माँ पूछती। होंगी कोई एक 24-25 बरस की। कैसा बुरा रिवाज है तुम लोगों में, बिट्टी की माँ कहती और रमदैया का धीरज छूट जाता। भरे मन से एक एक दिन की बात याद करके बताती, यूं तो भाभी मेरा आदमी भी मुझसे 4 बरस छोटा था, पर जिंदा रहता तो खासा जवान निकलता। मैं तो उसके सामने छोटी लगती। करम को क्या कहूँ कि वो भी न रहा। गौने को आई थी पर बोलचाल न हुई थी। 2 दिन के बुखार में चल बसा। लू लग गई थी। कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ है। तब तो इतना न लगा था जितना अब याद आता है। कलेजे में हुक सी उठती है उसे याद करके। ये देवर तो सास की गोद में था मेरे ब्याह में। मेरी माँ होती तो लड़ झगड़ कर दूसरा घर कर देती, पर मेरा बाप तो कुछ सुनता ही नहीं। और तेरी सास क्या कहती है? बिट्टी की माँ ने टोहली। कहेगी क्या, जब देवर 16 साल का होगा तो उसी के साथ घर कर देगी। हमारी रीत ही ऐसी है कि अगर घर में देवर हो तो भाई की विधवा दूसरे घर नहीं जा सकती, चाहे 10 बरस बैठी रहे। और मेरी सास को तो चौका चूल्हा गोबर पानी करने वाली चाहिए, इसलिए मुझे काहे को छोड़ेगी। रमदैया का मन दुखी हो गया। आंखें भर आई। इधर उधर देखकर आंसू पी गई। ये माला कहाँ से पा गई? बिट्टी की माँ ने बात बदली। रमदैया कुछ झिझकी, फिर संभल कर बोली, मक्खन गया था मेले में सो लेता आ गया। अच्छा, तो तैने मक्खन से दोस्ती गांठ ली है? रमदैया को बिट्टी की माँ की बात करने के ढंग से हंसी आ गई। कैसी बातें करती है भाभी, मैं तो मक्खन की चाची लगती हूँ। रिश्ते के जेठ का बेटा है, फिर वो तो बड़ा बोदा है। बात खत्म होते ही रमदैया हंसते हंसते उठ गई। बिट्टी की माँ को भी बहुत काम है। जाड़े के दिनों में गांव में सरे शाम ही कुत्ते भौंकने लगते हैं, पर उस दिन काफी रात गए अहीरों के मोहल्ले में हाहाकार मचा हुआ था।
सभी घरों के बूढ़े जवान लाठी ले लेकर रमदैया के घर के सामने जमा थे। हर बहादुर की यही कामना थी कि उसी की लाठी से रमदैया का सर फूटे। सारे गांव में सनसनी फैली थी। अपनी जानकारी के अनुसार सभी सूचना दे रहे थे कि कब किसने उसे कहाँ देखा था। पर सवाल ये था कि इस वक्त इतनी रात गए वो है कहाँ। कोई औरत कहती, मैंने तो उसे लोटा लेकर खेतों की तरफ जाते देखा था। किसी मनचली की जबान न मानती, कहती मक्खन का भी तो पता नहीं है। तीसरी रहस्योद्घाटन करती, कहीं दोनों, और सबकी दबी दबी हंसी मर्दों तक पहुंच जाती, जो सब कुछ जानकर भी मुंह से कुछ नहीं कह रहे थे, बस गुस्से में लाठी से जमीन पर ठक ठक किए जा रहे थे। बिट्टी की माँ अपनी रजाई में बिट्टी को दुबकाए पड़ी थी, पर बिट्टी की आंखों में नींद का नाम नहीं, धीरे धीरे कांप रही थी। माँ ने पूछा, जाड़ा लगता है बिट्टी? नहीं अम्मा। फिर कुछ रुक कर बोली, अम्मा वो जो भूसे वाली कोठरी है ना? हाँ हाँ, क्या है वहां? बिट्टी की माँ ने पूछा। वहीं पे छिपे हैं। कौन? रमदैया और मक्खन। बिट्टी को हंसी आ गई। रहस्य को प्रकट करके उसका जी हल्का हो गया था। चुप चुप, तूने कब देखा? शाम को अम्मा। सच्ची अम्मा, चलो दिखा दूं। बिट्टी ने विश्वास दिलाया। सच ही कोठरी में दम साधे दोनों जान की खैर मना रहे थे। मक्खन बार बार पछता रहा था, कहां से इस चुड़ैल के चक्कर में पड़ गया। अब घर जाकर सर तुड़वाने की हिम्मत भी उसमें न थी और रमदैया के साथ ही जाना चाहता था। पर चुड़ैल रमदैया अब पीछे हटने वाली न थी। बार बार प्यार से मक्खन को समझा रही थी कि भोर में 4 बजे निकल चलेंगे और सवेरे सवेरे बस पकड़कर एटा को चल पड़ेंगे। तू पैसों की चिंता मत करियो, है मेरे पास बहुत है। रमदैया में गजब की हिम्मत आ गई थी और वो इस मौके का फायदा उठाना चाह रही थी। कहती रहे दुनिया, जो उसके जी में आए, हम दोनों क्या सुनने को आएंगे? मक्खन बेचारा डरा सहमा हुआ रमदैया के सामने लाचार था। ऐसी ही विवशता में पूस की भयानक सर्दी में उसे रमदैया के साथ भागना पड़ा। रमदैया ने संभल कर कोठरी के बाहर पांव रखा ही था कि कोई चीज पैर में चुभ गई। झुककर देखा, बिट्टी की गुड़िया का इक्का था और उसी की कील थी। बिट्टी के छोटे छोटे नरम हाथ पैर, सूरत नाच गई आंखों के सामने। एक बार तो रमदैया के मन में मरोड़ सी उठी, फिर कदम तेजी से उठने लगे। अभी गांव की हद भी पार न की थी कि तेजी से बिल्ली रास्ता काट गई। रमदैया के मन में शंका कांपी, पैर डगमगाए, भगवान करे सब अच्छा ही हो, और वो बढ़ती गई। इसी तरह जिंदगी में बार बार रमदैया के पैर कांपे, पर वो चलने से रुकी नहीं, बढ़ती ही गई। न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति उसे बढ़ने की प्रेरणा और साहस प्रदान करती रही। शहर आकर रमदैया ने अपना घर बनाया, कोठरी किराए पर ली, जेवर बेचे और कितनी ही मानसिक सामाजिक कठिनाइयों को जीतकर भविष्य के सुख स्वप्न संजोए। पर मक्खन उसका साथ न देता। वो गांव छोड़कर रमदैया के साथ भाग आने की भूल पर हमेशा पछताता रहता। रमदैया हर तरह से उसके चारों ओर बंधन मजबूत करती रहती और वो उन्हीं बंधनों में छटपटाता रहता। रमदैया कहती, मक्खन तू मुझे अब काकी कहना छोड़ दे, इस तरह हम कैसे रह पाएंगे? पर मक्खन अपनी कुछ भूलों के लिए समाज से लड़ने को तैयार न था। भले ही अगर ये समाज उसे उसकी करनी की कोई सजा देगा तो वह स्वीकार कर लेगा। मोहल्ले के लोग इन चाची भतीजे के संबंधों पर तरह तरह की शंकाएं करते। रमदैया सबका सामना करती, कभी रोती झींकती तो कभी हंस बोलकर वक्त काटती। जिंदगी यूं ही घिसटती जा रही थी कि रमदैया एक दिन आसमान से गिर पड़ी। उसने जाना कि उसके पेट में एक प्राणी पनप रहा है। जैसे ही उसे पता चला, तब से बराबर रोती रही। मंझधार में फंसी थी, न डूबते बनता न उबरते। दिन रात न जाने कहां से सुने उपचार करती रही। कभी बांस की पत्ती उबाल कर पीती तो कभी 10 साल पुराना गुड़ उबालती। आखिर एक दिन उसे अपने प्रयत्नों में सफलता मिल ही गई। अपनी ही कृति का विध्वंस देखकर रमदैया कुछ क्षणों के लिए संज्ञा शून्य हो गई। फिर जी कड़ा कर अपनी और मक्खन की सामाजिक मर्यादा बचाने के लिए कार्यरत हो गई। रमदैया के कुकृत्यों की खबर किसी को न लगी, पर वो खुद ही उदास रहती। मक्खन की ओर भी उसका ध्यान न जाता।
अक्सर बिट्टी याद आती, उसकी धुंधली सी तस्वीर। पर ना जाने कब कैसे धुंधली तस्वीर एक छोटा सा पिंड बन जाती, प्राणहीन, स्वरूपहीन, रक्त में सना पिंड। उसे चक्कर सा आ जाता, रोने को जी चाहता पर रो न पाती। वो दिन दिन पीली पड़ती जा रही थी। तन और मन की शक्ति शालिनी रमदैया अब तन से ही नहीं, मन से भी दुर्बल हो गई थी। कैसे झेलेगी इस जिंदगी को? आगे क्या होगा? एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा रहता। इसी तरह कुछ महीने बीते। रमदैया की गति रमदैया जाने। यह सब मक्खन की समझ के बाहर भी है। पर क्या करे रमदैया? अब उसे फिर मितली आने लगी थी। सिर भारी रहता, पर उसने मक्खन से कुछ न कहा। जहां तक होता मक्खन से दूर रहती। उसे डर था कि अगर मक्खन को मालूम हो गया तो वो उसे उन कृत्यों को दोबारा दोहराने को कहेगा। वो मन ही मन सोचती, पहले चूक गई पर अब न चूकूंगी। किसी का डर पड़ा है, बात छिपे चाहे खुले। फिर मक्खन को अपने से बांधने का यही तो एक रास्ता है। अपना अंश देखेगा तो कहीं भागेगा नहीं। बाल बच्चे की माया ऐसी ही होती है। मक्खन से बात छिपी न रही। सारे मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी। औरतें ताने देती तो रमदैया जरा भी न डरती, झट से जवाब देती, इसमें ताने मारने को क्या धरा है? कौन नहीं जानता कि मैं मक्खन के घर बैठ गई हूं। जब दो साथ रहेंगे तो संसार तो बढ़ेगा ही। पर मक्खन से निपटना इतना आसान नहीं था। जब भी रमदैया और मक्खन साथ होते तो एक दूसरे पर आरोप लगाकर लड़ने लगते। मोहल्ले वालों ने तो रमदैया की साफ गोई स्वीकार ली, पर मक्खन स्वीकारे तब ना। इसी कश्मकश में 6 महीने बीत गए और 14 दिन 7वें के भी। आलस्य से भरी रमदैया लेटी लेटी अनुपम सुख का अनुभव करती। अगर बिटिया हो तो बस बिट्टी जैसी, गोरी सुडौल नाक वाली, छोटे पैर नरम हाथ वाली बिट्टी जरूर एक दिन उसकी गोद में आएगी। रमदैया को पेट में कुछ हिलने डुलने का आभास हुआ। आनंद की एक लहर रग रग में दौड़ गई। जीवन, प्राण और इसका निकटतम स्पर्श कितना सुहाना होता है, आज रमदैया जान गई थी। पर मक्खन की परेशानियों का अंत ही ना था। वो कुछ और ही सोच रहा था। उसे रमदैया बड़ी चालबाज लगती। वो अपना पाप जिंदगी भर के लिए उसके सिर पर थोपकर मक्खन को हमेशा के लिए बांध लेना चाहती है। मक्खन के दोस्तों ने समझाया, मानेगी कैसे नहीं, तुझे अपनी जान फंसानी है, पाप काट जल्दी। मक्खन ने तरह तरह से रमदैया की खुशामद की, पर वो ना मानती। ज्यादा कुछ कहता तो रोने लग जाती। रोने पर मक्खन को गुस्सा आता, अरे मरी क्यों जाती है, बच्चे बहुत होंगे, पर पहले हम दोनों समाजी रीति से ब्याह तो कर लें। ऐसा बच्चा किस काम का जो न पुरखों को पानी दे सके और न उसे अपने घर की जमीन जायदाद में हिस्सा मिल सके। मान जा रमदैया, इस बार डॉक्टर से सुई लगवा ले। इतना समझ ले, पाप फलता नहीं। तू बेशरम बनकर दुनिया को मुंह दिखा ले, पर भगवान से क्या कहेगी? तेरी गोद कभी न भरेगी। अंत में रमदैया का मनोबल टूट गया। एक दिन कांपते हाथों से उसने डॉक्टर की दी दवाई खाई और कमर में सुई भी लगवा ली। पर उसके मन में भरोसा था कि इस सुई वुई से कुछ नहीं होने वाला है, बस मक्खन का दिल रह जाएगा। एक रात को जब रमदैया प्रसव पीड़ा से जाग उठी तो उसे अपने विश्वास के थोथेपन का भान हुआ। एक बार उसका मन फिर मचला। उसने मक्खन को अस्पताल ले चलने को कहा, पर वह निर्विकार रूप से बैठा बीड़ी पी रहा था। सुबह 5 बजे रमदैया की कोठरी से आती चीखें दूसरों ने सुनी। मक्खन रमदैया के पास से उठकर चला गया और कोठरी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कुछ क्षणों के लिए रमदैया को होश हुआ। उसने एक शिशु को जन्म दिया था, एक झीने आवरण में लिपटा नन्हा प्राणी, पूरा शिशु, हाथ, पैर और उंगलियों वाला। वो सब कुछ भूलकर उसे बड़े गौर से देख रही थी। कैसी रचना है भगवान की! हाथ, पैर, उंगलियां इतनी छोटी हो सकती है। नन्हे प्राणी का पेट 4-6 बार ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद सब खत्म। रमदैया जान गई कि वो प्राणी मर चुका है। कलेजे में पीड़ा हुई। विकल मन ने चाहा बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर फूट फूट कर रोए, पर फूट फूट कर रोने का भी तो उसका भाग्य नहीं था। सब कुछ सहना था और रहना भी चुप था। मक्खन नजरें नीचे किए हुए आया और मरे हुए जीव को थैले में डालकर ले गया। रमदैया का जी चाहा कि मक्खन के पैर पकड़कर कुछ कहे, पर
न उसमें मक्खन से नजरें मिलाने का साहस था और न मक्खन ही अपनी नजरें उठा पा रहा था। इस बात को अभी 10 दिन भी ना बीते थे कि रमदैया ने सुना कि गांव से उसका छोटा भाई मक्खन के लिए उसके बाप का संदेशा लाया था। धीरे धीरे रोज ही गांव का कोई ना कोई आदमी आता और गुपचुप बातें चलती रहती। रमदैया कुछ ना पूछती, पर मन शंकित जरूर हो उठता था। अब उसकी समझ में आ रहा था कि किसी को बांधा नहीं जा सकता। एक दिन मक्खन बोला, 2-4 दिन के लिए गांव जा रहा हूं, दादा ने बुलाया है, जल्दी ही लौटूंगा। 1, 2, 4, 10, 20 दिन बीत गए। मक्खन ना लौटा। सूना घर खाने को दौड़ता। कमरे में पास ही मक्खन की चारपाई खाली पड़ी थी। रमदैया बड़ी देर तक पड़े पड़े रोती रही, फिर सो गई। सपने में देखा उसके कमरे के कोने से धुआं उठ रहा है। धीरे धीरे वो धुआं एक बालक बन गया जिसके हाथ पैर कटे हुए थे। वो रमदैया को कटे हुए हाथ पैर दिखा रहा था। फिर धीरे धीरे रमदैया की आंख से ओझल हो गया। रमदैया ने घबराकर मक्खन को पुकारा। इतने में आंख खुल गई। उसे तरह तरह की दुश्चिंताएं सता रही थीं। उसे लग रहा था जैसे स्वप्न में बच्चा आंखों से ओझल हो गया, वैसे ही मक्खन भी हो जाएगा। दिन बीतते गए। रमदैया को खबरें पहुंचाने वाले पहुंचा जाते। यहां से जाते ही 5 दिन के भीतर मक्खन का ब्याह हो गया। मक्खन की माँ कहती, अरे मेरा मक्खन तो सीधा साधा है, उसी बेशर्म ने बहकाया था। भला उसके पीछे क्या हम अपना बेटा छोड़ देते? आदमी का क्या है, सब घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। कलंक तो औरत को ही लगता है जो घर से बाहर पैर धरे। क्या उस बदजात के पीछे घर जमीन जायदाद छोड़ देगा मक्खन? मरे वही शहर में मुंह दिखाने लायक भी ना रही। मक्खन के तो बाल बच्चे भी हो गए और रमदैया अकेली की अकेली घर बैठी दरियां बुनती रही। बेटियों को शादी ब्याह में देने के लिए लोग उसके घर में दरियां खरीदते। भैंस पाल ली थी। कुछ घरों में दूध बेचती, मट्ठा व्यवहार में बांट देती, घी का दाम लेती। किसी का कोई कामकाज हो, रमदैया बढ़ चढ़कर काम करती। गेहूं बीनती, धोती, दालें बनाती, बरी मुगौरी बनाती। 1000 काम होते हैं। इसी तरह रहते रहते उसे इस मोहल्ले में 7 वर्ष हो गए। रमदैया के व्यवहार से, काम से सभी उसके साथ बना कर रखते। पिछली बातें भूल सी गए थे। कभी मोहल्ले की औरतें चटकारे भरने के मूड में होती तो रमदैया की पिछली बातें नए आने वालों को बता बताकर हंसती। पर हर भले घर में, कामकाज में रमदैया की जरूरत जरूर पड़ती। सभी बुलाते। छिपा अपमान और लांछन ओढ़कर रमदैया सबकी खुशी गम में शामिल होती। सुख में हंसती, दुख में रोती। बेटियों की शादी हो या बेटों की शादी का रत जगा, रमदैया के नाच गाने के बिना जमता ही न था। नाचते गाते थक जाती तो अपने से पूछती, मैं क्या हूं? सधवा न विधवा, पुत्रवती न बांझ। मोहल्ले की बुढ़िया उसे मायाविनी बताती, मनमोहिनी कहती और धीरे से अपनी बहू बेटियों को बताती, कौन नहीं जानता उसके घर बीसियों आते हैं, बीसियों जाते हैं। फिर भी लड़कियों बहुओं पर इन बातों का कुछ असर ना होता। जब भी ढोलक लेकर बैठती तो 4 चक्कर रमदैया को बुलावा जाता। मोहल्ले में कितनी ही बहुएं आईं, बेटियां गईं, पर रमदैया सबको आशीर्वाद देने हर जगह मौजूद रही। इसी क्रम में एक दिन रमदैया की बिट्टी भी इसी मोहल्ले में बहू बनकर आई। जाते जाते रमदैया बहू बनी बिट्टी को देखने न गई। न जाने कौन सी हिचक थी, पर एक वजह तो यह थी कि उसी दिन उसके कमरे के कोने में बिल्ली अपना एक बच्चा डाल गई थी। वो उसी बिल्ली के बच्चे की देखभाल में लगी रही। फिर क्या था, रमदैया भली और उसकी बिल्ली भली। दुनिया जहान को भूल गई रमदैया। कोई बिल्ली को बिल्ली कह दे तो रमदैया का मुंह फूल जाता। उसने अपनी बिल्ली का नाम मुन्नी रखा है तो सबको मुन्नी कहना चाहिए। भले ही मुन्नी की अम्मा चिढ़ती हो तो चिढ़ा करे। वो अपनी लड़की का नाम मुन्नी रख सकती है तो रमदैया अपनी बिल्ली को मुन्नी क्यों नहीं कह सकती? अब वो कहीं जाती तो बिल्ली को गोद में लेकर जाती। साथी ने व्यंग्य करती, रमदैया भगवान ने तेरी साध पूरी कर दी, अब इसको मुंडन छेदन भी कराओगी या नहीं? रमदैया बिना विचलित हुए कहती, वो दिन भी दिखाएगा भगवान। सुबह उठकर बिल्ली को नहलाती, दूध पिलाती और दरी बुनने बैठती तो पास बैठी बिल्ली से बातें करते रहती। भैंस दूकर उठती तो मुन्नी दूध के बर्तन में मुंह डालने को होती। रमदैया कभी कहती, हाँ हाँ तुझे कितना सिखाऊं मुन्नी, सऊर तो तू सीखती ही नहीं, सारा दूध जूठा करेगी क्या?
कोई पड़ोसन जरा देर को मिलने आती तो रमदैया अपना चरखा शुरू कर देती। मुन्नी बड़ी देर हो गई है, न जाने कब लौटेगी। बड़ी शैतान है गई है, मरी घर में ना रहे तो घर सूना लगता है। साथी ने व्यंग्य बाण छोड़ती। लड़कियां और कम उम्र की बहुएं हंसती, पर बड़ी बूढ़ियों के आग लग जाती। उन्हें रमदैया के ये चोंचले जरा न सुहाते। जलकर कहती, लुगाई है कि तमाशा, जो बात देखो निराली, ये कोई भले घर की औरतों के लक्षण है। ये निराली लुगाई दिन भर की थकी मांदी जब अपनी मुन्नी को लेकर बिस्तर पर लेटती तो ठंडी सांस लेकर कहती, हाँ, भगवान की माया है मुन्नी। निगोड़ी एक दिन रास्ता काट गई थी, आज जिंदगानी का सहारा बनी है। तू नहीं जानती बेटा, मैंने बड़े दुख झेले हैं। अपनी कोख में आग लगाई, फिर भी मक्खन धोखा दे गया। अब तू मत धोखा दीजियो मुन्नी। रमदैया कितना भी कहती, पर मुन्नी को एक दिन धोखा देना ही था, सो दे गई। उसकी बीमारी में रमदैया पागल की तरह दौड़ती फिरी। उसकी झाड़ फूंक कुछ भी काम न आई। पड़ोसी ने धोती के पल्ले में हंसी छिपाती बीमार मुन्नी को देखने आई और चली गई। एक मनहूस सांझ को रमदैया की मर्म भेदी चीखें सुनाई दी, अरे तू कहाँ चली गई री? हाय बेटा, तू धोखा दे गई रे मुनिया। पहले तो लड़कियां रमदैया का रोना सुनकर हंसती रहीं, फिर उनके भी आंखों में आंसू आ गए। बहुत सी औरतों को अपने खोए बच्चे याद आ गए। बुढ़ियां समझाते समझाते हार गईं, पर रमदैया का रोना बंद ना हुआ। भगवान जाने वो अपनी मुन्नी के लिए जार जार हो रही थी, या जिस रुदन को वर्षों से अंतर में छिपाए थी उसे निकलने का मौका मिल गया था। दुर्भाग्य से जूझने वाली रमदैया रो रो कर कह रही थी, मैं बड़ी अभागिन रे। औरतों ने रमदैया को संभाला और बिल्ली उठवाई। हार कर रमदैया भी चुप हो गई। आखिर क्या करे? पर 3 दिन तक किसी ने रमदैया की बोली ना सुनी। एक दिन देखा, चूल्हे में राख पड़ी थी। दूध देने वाले आकर लौट गए थे। भैंस बिन दुही बंधी थी। कमरे में एक बड़ी सी दरी के ताने बाने उलझे पड़े थे। गहरे नीले और लाल रंग का सूत सूख रहा था। आंगन के दोनों किवाड़ खुले पड़े थे। घर की एक एक वस्तु दम साधे उसकी प्रतीक्षा में व्याकुल थी, पर वो कहीं चली गई थी। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।